घर में जब टोका-टाकी का माहौल कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तभी कुछ दोस्तों ने मिलकर के एक प्लान किया कि क्यों ना हम एक ऐसा रूम किराए पर लें, जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी पूरी कर सकें। ठीक कुछ वैसा ही वो लोग करते हैं, परिवार से थोड़ा दूर रहते हुए उन्होंने एक मकान किराए पे लिया और फिर वहाँ पे वो कुछ हुक्का वगैरह रखे और जो उनकी ज़रूरतें की चीज़ होती थी, उनको उस रूम में रखते थे और नशा वगैरह किया करते थे। ऐसा ही नशा करते-करते एक दिन की बात है कि उन्होंने जब 4-5 हुक्के रखे हुए थे, वो कुछ 8-10 दोस्त होते हैं, लगातार हुक्का पी रहे थे। उनमें शर्त लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा धुआँ निकालेगा। बस यही थी, इसी धुआँ निकालने के चक्कर में इतना धुआँ निकल जाता है कि आस-पास में जो फ्लैट में लोग रह रहे थे, उनको भी तकलीफ़ होने लगती है और तुरंत ही सोसाइटी के लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह के लड़के आए हैं, जो परेशान करते हैं। कभी वो शोर मचाते हैं, कभी वो गाने गाते हैं, तो कभी वो इस तरह से हुक्का वगैरह पी कर के परेशान कर देते हैं। जब बात सोसाइटी में पहुँचती तो लोगों ने इसको ऐतराज़ करना शुरू कर दिया। बस इसी तरह के ऐतराज़ की वजह से, इसी तरह के टोका-टाकी की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 3-3 कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में। कत्ल करने से पहले कातिल ने उस कत्ल करने का रिहर्सल किया, रिसर्च किया, ताकि ऐसे कुछ सीरियल्स देखे, ताकि उसको देखने के बाद कुछ ऐसा लगे कि कत्ल करेंगे ज़रूर, लेकिन कत्ल करने के बाद कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, लेकिन कोई न कोई ऐसा सबूत ज़रूर छोड़ जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। अब नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दरअसल यह घटना होता है दिल्ली बसंत कुंज का एक इलाका पड़ता है। उसी का एक घर पड़ता है C2R 8/12। बात आपसे कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2010 की सुबह की करीब 5 बजे के आसपास का ये घटना होता है, जिस घर में 4 परिवार के सदस्य होते हैं। एक सदस्य जो बेहोशी की हालत से बिल्कुल उठा ही था, तुरंत ही वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। सुबह के करीब 5 बजे के आसपास का वो समय होता है। जैसे ही उसकी चीखों की आवाज़ लोगों ने सुना, तुरंत ही लोग जब घर की तरफ दौड़ के आते हैं, आने के बाद देखते हैं कि बाकी के जो 3 सदस्य थे, जिसमें उस लड़के के पिता होते हैं, उस लड़के की माँ होती है, उस लड़के की बहन होती है, तीनों की लाश पड़ी होती है, वो खून से लथपथ पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भारू वस्तु से, किसी धारदार चीज़ से उन्हें लगातार उनके ऊपर वार किया गया, और इसीलिए पूरे घर के भीतर खून के धब्बे फैला हुआ था, खून के छींटे पड़ा हुआ था। देखते ही देखते यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। साथ ही पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस जब उस मौके पे पहुंचती है, तो पुलिस ने आकर के जो देखा, पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल पहला दृश्य इस मामले को देख कर के ऐसा लगता था कि जैसे ये लूटपाट के इरादे से बदमाश घर के भीतर घुसे हैं, और साथ ही विरोध करने की वजह से ही इन तीनों की हत्या कर दी गई। घर का एकमात्र सदस्य ऐसा था जो जीवित था, जिंदा था, और उसकी हालत देखी तो उसको भी वो भी काफ़ी गंभीर हालत में थी। उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, आसपास के लोगों से जितने भी पता कर सकते थे, पता करने के बाद पुलिस को ज़्यादा कोई सफलता भरा हाथ नहीं लगता। पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है। पुलिस के कुछ आला अधिकारी जो काबिल लोग वहाँ पे थे, इसकी कुछ 8 टीम बनाई जाती। राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली से जो मामला जुड़ा हुआ था, पुलिस पे दबाव था, मीडिया लगातार इस मामले की कवरेज करने लगा था, और पुलिस पब्लिक भी ये चाहती थी कि पुलिस जितनी भी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर दे। लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं हाथ लग रहे थे। इस बार परिवार की अगर बात की जाए, दरअसल इस परिवार का मुखिया का नाम मिथिलेश वर्मा होता है, जो कि पीओपी का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम सिया होता है, जिसकी उम्र करीब 48 साल के आसपास थी, जो कि एक हाउसवाइफ होती है। उसकी बेटी एक नेहा होती है, 16 साल के आसपास की। बेटा सूरज 9वीं क्लास में पढ़ रहा, यानी साथ ही बेटा एक प्राइवेट गुरुग्राम के स्कूल में जो है वो कहते हैं पहले BA प्रथम वर्ष का वो छात्र होता है। 19 साल की उसकी उम्र होती है। वो घायल अवस्था में होता है, इसीलिए उसका इलाज चल रहा था। क्योंकि घर में 3-3 लोगों का कत्ल हो गया था, इसीलिए उस लड़के से ज़्यादा बातचीत लोग भी नहीं कर सकते थे। पुलिस को कुछ ऐसी सफलता भी हाथ में लगी थी। तभी एक सिपाही की नज़र पड़ती है एक लाश के ऊपर, जिस लाश को उठाने से पहले जब उसको कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा रहा था, उससे पहले सिपाही ने कुछ देखा, और देखने के बाद अपने बड़े सीनियर अधिकारियों से सिपाही ने कहा कि मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। वो कहते किस तरह के दाल में काला लग रहा है? वो कहता है कि जो मिथिलेश वर्मा है, उसकी लाश जो पड़ी हुई है, लाश के ऊपर एक चादर थी, और कातिलों ने चादर के भीतर से ही चाकू मारना शुरू कर दिया था, कोई धारदार हथियार मारना शुरू कर दिया था। अब इसी बात को देखते हुए उनका ये इसमें क्या नई बात है, क्या अलग बात है? तो कहता है कि अगर लूटपाट होती तो वो जगा हुआ होता और चादर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती। इसीलिए सोते समय किसी व्यक्ति को चाकू क्यों मारेगा कोई? अगर वो जाग जाता या कोई विरोध करता
तो शायद ये चादर उसके ऊपर नहीं पड़ी होती। पुलिस वालों को लगता है हाँ, इस बात में तो कुछ ना कुछ तो दम है। साथ ही उस लड़के को केवल एक चोट लगी थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उस लड़के की माँ होती है, उसको करीब 17 बार चाकू मारे गए थे। साथ ही जो लड़के की जो बहन होती है, उसको 7 बार चाकू मारे गए थे और पिता को 8 बार चाकू मारे थे। वह भी काफ़ी गहरे जख्म किए थे। लेकिन लड़के के सर में चोट थी, उसके अलावा कोई चोट नहीं थी। लड़के को जब अस्पताल से लाया जाता, पुलिस वाले जब उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा और क्या नहीं देखा, तो कहता है कि घर के भीतर कुछ बदमाश घुस गए थे और बदमाश लूटपाट का अंजाम दे रहे थे। इसी के लड़के के बदले में इसलिए दम था कि पूरे घर का जो सामान था वो पूरा बिखरा पड़ा था, चाहे वो अलमारी हो चाहे कुछ भी हो, इधर उधर फेंका पड़ा था, जिसको इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि किसी ने लूट का तो अंजाम दिया था। लेकिन लड़के से बातचीत की जाती है कि तुम्हारे ऊपर चोट के निशान क्यों नहीं है, तुम्हें आखिरकार हमलावरों ने निशाना क्यों नहीं बनाया। तो लड़का कहता है कि उनमें से किसी ने मुझे धक्का दिया था और मैं जैसे दीवार में सर लगता है तो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। पुलिस के लिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि एक और तो उसकी माँ को 17 चाकू मारे, बहन को 8 और पिता को करीब 7 चाकू मारे। तो इस तरह से इतने ज़्यादा वार किए गए और लड़के को केवल धक्का मारा गया था। तभी लड़का उनके लिए एक कहते हैं ना क्राइम सस्पेक्ट था। लड़के से कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। जो मिथिलेश वर्मा जो घर का मुखिया होता है, उसके परिवार के लोगों को भी सूचना दी जाती है। दरअसल वो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कन्नौज, कन्नौज का एक थाना होता है ठतिया, और ठतिया का एक गाँव लगता है फतवापुर। इसी वहाँ के परिवार वालों को सूचना दी जाती है, वो मौके पे पहुंच जाते हैं और आने के बाद जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, साथ ही साथ आसपास वाले लोगों से जब पूछताछ की जा रही थी, तो इस लड़के के चाल चलन के बारे में कुछ अच्छी बात कुछ सुनने को मिल नहीं रहा था। दरअसल इस लड़के की पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था। दरअसल ये 12वीं क्लास में जब आता है तो 12वीं क्लास में ये ज़्यादा ईमानदारी से इसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो फेल हो जाता है। और परिवार के लोग चाहते थे कि पढ़ लिख करके कुछ इंजीनियर बन जाए। इसके पिता काफ़ी मेहनत करते थे, अपने बेटे के लिए कुछ आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए टोका टाकी ज़्यादा करते थे। तब उस लड़के से पूछा गया कि तुम ये बताओ, हत्या का मेन कारण क्या था, तुमने आखिरकार हत्या क्यों किया। जैसे ये बात सामने आती है तो लड़का काफ़ी जोर जोर से रोने लगता है, परिवार वालों के साथ, रिश्तेदार वालों के सामने। जब रिश्तेदारों के सामने वो रो रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस लड़के को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। तभी परिवार वालों ने और रिश्तेदारों ने टोका टाकी की, तो पुलिस वालों ने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर इस घटनाक्रम का खुलासे के करीब पहुंच चुकी थी। और उसके बाद जब लड़के से पूछताछ की जाती है तो लड़का फिर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। लड़का कहता है कि उसको हर छोटी से छोटी बात के लिए टोका जाता था, रोका जाता था घर में। वो कैसे बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, कैसे उनके दोस्तों को लेकर के हर तरह से उनकी माँ बाप, उसकी बहन, उसे सब टोका टाकी करते थे। जबकि छोटी बहन जो 9वीं क्लास में पढ़ रही थी, उसका अफेयर चल रहा था, वो मैसेज पढ़ करके अपने पिता को भी सुनाया करते थे। लेकिन माँ बाप उससे बिल्कुल नाराज होते ही नहीं थे, नाराज होते थे तो केवल लड़के से। लड़के के मन में बहन, माँ और पिता के प्रति नफरत फैल जाती है बहुत ज़्यादा। एक बार ऐसे मौका आता है कि 200 रुपये लेकर के वो घर से निकल जाता है और पिता पर ही आरोप लगा देता है कि जो अपहरण हुआ था वो पिता ने ही कराया था। ये बात मोहल्ले वालों को थोड़े परेशान कर दी, क्योंकि इस तरह से बीड़ी सिगरेट या कई तरह के नशे करता था। और इस बात को लेकर के मोहल्ले वाले थोड़े परेशान हो जाते। तब उसने अपने दोस्तों से कहा कि आप मोहल्ले वाले हो या फिर घर वाले, सबके सब रोकते टोकते रहते हैं, इसलिए कहीं बाहर रूम लेते हैं, वहाँ आराम से रुकेंगे रहेंगे। लेकिन वहाँ जब हुक्का पार्टी हुआ करते थे तो उसके धुएं से आसपास के लोगों को भी दिक्कत हुआ करती थी। कुल मिलाकर के घर भी और बाहर भी वो परेशान हो जाया करता। तब उसने सोचा कि घर के जब सदस्य कोई रहेगा ही नहीं तो घर खाली हो जाएगा, और अपने घर में किसी तरह की मनमानी अगर करते ना कोई रोका होगी ना कोई टोका होगा। इसलिए उस लड़के ने, जिसका नाम सूरज होता है, सूरज ने 9 अक्टूबर 2018 की ये बात है, रात के करीब 2 बजे की आसपास की समय हो रही थी। उसकी अचानक से आँख खुलती है। वो अपने ही घर में रखी हुई एक एल्बम को देखता है और एल्बम की एक एक फोटो को काफ़ी गौर से निगारता है। और निगारते निगारते जब रात के करीब 3 सवा 3 बजता है, उसके बाद वो उठता है। उठने के बाद, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले 450 रुपये में एक कैंची खरीदा था और एक चाकू खरीदा था, उन दिनों को खरीदने के बाद वो सीधा उसने छिपा करके घर में रख दिया था। और जिस रात को उसने तय किया था कि आज उसको कत्ल करना है, तो सबसे पहले अपने पिता को, सोते हुए पिता के ऊपर उसने चाकू से करीब 8 वार किए थे, एक के बाद एक वार कर रहा था। और जब तक पिता की मौत नहीं हो जाती तब तक उसे वो मारता रहता है। इसी बीच में इसकी अचानक माँ आ जाती है। जैसे इसकी माँ आती है तो माँ ने जैसे अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो। तब उसने अपनी माँ के भी गर्दन पे चाकू चला दिया। माँ भी तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है। साथ ही बहन की आंख खुल जाती है। बहन जब आती है
तो बहन को भी ऐसे चाकू मारता है गर्दन पे, वो भी जमीन पे गिर जाती है। बहन एक तरफ तड़प रही थी, माँ दूसरी तरफ तड़प रही थी। उसने अपनी माँ के ऊपर एक दो नहीं करीब करीब 17 बार वार किए, और 17 बार जब वार किए जब तक माँ पूरी तरह से मौत की नींद नहीं सो गए, क्योंकि अपने माँ से बेइंतहा नफरत करता। माँ ही सबसे ज़्यादा रोका करती थी, टोका करती थी। बहन तड़प तड़प रही थी। हालांकि छोटी बहन से वो काफ़ी प्यार करता था, लेकिन जैसे उसको एक चाकू लगता है और उसकी वजह से उसके गर्दन से खून निकलने लगते हैं और वो तड़प रही थी, तो बहन को तड़पते हुए देख करके वो उसके पास बैठता है और उसको भी करीब करीब 7 बार और चाकू मारता है। और चाकू मारने के बाद जब बहन मर जाती है तो उसके पास बैठा रहता है और बार बार एक ही बात कह रहा था, काश तुम मुझे न टोकते तो तुम शायद मैं ये काम नहीं करता। अब इत्मीनान से आराम से वो जो कुछ भी हथियारों का इस्तेमाल किया था, चाहे चाकू हो चाहे वो कैंची हो, उसको बाथरूम में लेके जाता है, उसकी साफ़ सफाई करता है, साफ़ सफाई करने के बाद उसको छुपा देता है। इसके बाद वो आराम से घर में एक प्लान बनाता है, क्योंकि करीब 15 अगस्त 2018 से उसने कोशिश की थी कि अब मैं किसी दिन अपने परिवार के लोगों की हत्या करूंगा। इसलिए वो लगातार ऐसे क्राइम सीरियल्स को देख रहा था। क्राइम सीरियल देख करके वो एक अभ्यास कर रहा था, एक रिसर्च कर रहा था कि किस तरह से वो कत्ल करेगा, आराम से वो बच के निकल जाएगा। और इसीलिए उसने रिहर्सल करने के बाद भी वो बच नहीं पाता है, वो पकड़ा जाता है। और इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वो फिर वो चारों तरफ अपना घर का सामान फैला देता है। पुलिस के लिए एक और वजह थी, पुलिस ने जब जांच पड़ताल करनी शुरू किया तो लॉकर के अंदर पैसे रखे हुए थे और उन पैसों पर कोई हाथ नहीं लगाया गया था, जबकि लॉकर की चाबी कोई पास में रखी हुई थी। पुलिस के लिए यह भी एक विषय था जिसको लिए पुलिस इस लड़के के ऊपर थोड़ा सा संशय कर रहा था। और जब इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा होता था, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के ऊपर माँ और बाप बहन नाज करते थे वही उनका कातिल हो सकता है। और ये घटना दिल्ली की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन जाती है। हालांकि कई साल बीत जाते हैं, शायद अब तक इस घटनाक्रम में जो आरोपी होता है उसको अभी न तो निचली अदालत से कोई सजा मिली है, न ही मामला अभी ज़्यादा आगे बढ़ पाया है। तो पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ रहे आप सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।